दर्द ना जाने कोई। मीरपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुत थे। बैसाख आते ही इन पेड़ों ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़ी निकालने का काम बंटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक नाम था सुनीता के पति दिवाकर का। दिवाकर एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर दिवाकर को किसानी करना कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वो दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। दिवाकर अपने घर में अकेला था। उसके माँ बाप गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठा कर खिलाता। भाभीओं के रोज रोज के तानों से तंग आए दिवाकर को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार दिवाकर भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेंकने लगा। दिवाकर जब भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। रोटियां सेंकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। दिवाकर की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर दिवाकर की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं की हो जाएगी। जिस पुरुष की काफी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बंदा कहा जाता है। शादी की उम्र दिवाकर की कब की गुजर चुकी थी एवं गांव में वह बंदों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे बंदा कहने लगे थे। दिवाकर सुबह में रोटियां सेंककर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बंटाई पर उठा दिया था एवं बांटकर जो मिल जाता था उससे गुजारा करता और जरूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुवाने का भी काम करते। दिवाकर की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के नशे में रोटी सेकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलता, उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह गहे बेगहे एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता है। उसके पास तो न जाने कितने लोग जाते हैं। वो तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभीओं से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। दिवाकर जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। दिवाकर ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। दिवाकर ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाए और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया, लेकिन उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वो एक गोरे रंग, तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी, जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। दिवाकर और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया था, परंतु दिवाकर इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वो सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। दिवाकर दिन में घर के बाहर खटिया पर सोया रहता। सुनीता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। सुनीता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट से ओट लगाए सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों से दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वो लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बंगाली के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोग उसकी भाषा नहीं पहचानते थे। गांव की औरतें जब कभी दिवाकर के घर जाती तो वह दौड़कर मच्छियाँ लेकर आती और औरतों को कहती बोसो बोसो। औरतें उसके इस बोसो पर ठठाकर हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसने गांव की भाषा सीख ली थी।